नमस्कार दोस्तों। दो चीजें मैं बार बार बोलता हूं। एक, टारगेट भारत नहीं था, टारगेट चाइना था और उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, फ्रांस का प्रधानमंत्री रिजाइन कर गया, जापान का प्रधानमंत्री रिजाइन कर गया, नेपाल का प्रधानमंत्री हो सकता है रिजाइन कर जाए, नहीं तो कहीं और चला जाए, कंट्री को छोड़कर उसके घर को आग लगा दी गई है। और इधर जो डीप स्टेट है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि मोदी जी को 60 दिन की हम मोहलत देते हैं अगर उन्होंने अमेरिका के साथ डील साइन नहीं करी। दूसरा, अगर उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी, डी डॉलराइजेशन को बंद नहीं किया, रुपये में ट्रेड बंद नहीं किया, तो यहां पर भी वही कुछ होगा जो जापान, फ्रांस या नेपाल में हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट डिफरेंट थी। उन्होंने बोला नहीं, मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं उनको 60 दिन देता हूं कि प्लीज आपको ना तो यूनाइटेड नेशंस में जाना है ना व्हाइट हाउस में जाना है, आप मेरे घर पे आइए, वहां पर जैसे आप बोलेंगे वैसे मैं डील साइन करने को तैयार हूं, ताकि जो मेरी नाक कट चुकी है वो बच जाए। अब ये सारे मुद्दे बड़े ही इत्मीनान से बात करने वाली है, क्योंकि जो नेपाल में, फ्रांस में या जापान में हो रहा है ये छोटी हरकतें नहीं है। ये इंडिकेशंस हैं कि जो जो डीप स्टेट की बात नहीं मानता वहां पर रेजिम चेंज कर दी जाती है। भारत के अंदर भी इनकी नज़रें हैं और डोनाल्ड ट्रंप, उसकी नज़र सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है, वो है चाइना को बर्बाद करना। भाई मैं चाइना में रहता हूँ, आपको मालूम है, और जो चाइना में हो रहा है ये हमारी लाइफ को भी इफेक्ट करता है। और चाइना की कितनी बुरी हालत है आपको मालूम है, मैं बोल नहीं सकता, मंजरी जी बताएंगी, क्योंकि इनके पास और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। मंजरी जी, जय सिया राम। यार मंजरी जी। देखिए, जी। के शुरुआत करते हैं ट्रम्प से। उन्होंने उनको ये डील चाहिए दो कारणों से। एक, ही हैज टू रीइटरेट हिज पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड इन हाउस। अपना जो अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, यूएसए में भी वर्ल्ड में भी। अगर जो ये ब्रिक्स और G20 में हम लोग कर रहे हैं, पुशिंग डॉलर अवे, ये सफल होता चला जाता है तो ट्रम्प की पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी। अभी आपने देखा कि ब्राजील के लुला द सिल्वा ने प्रेसिडेंसी के लिए मोदी का नाम उठाया है, और इससे पहले वो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। जब किसी एक देश का देखिए, लुला द सिल्वा वाज अ लेफ्टिस्ट मैन, इसीलिए उनको प्रेसिडेंट बनाया था। वो कन्वर्ट हो गए मोदी जी के पाले में। अब मोदी जी की सारी बातें कर रहे हैं। अब डी डॉलराइजेशन की बातें कर रहे हैं, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी देने की बात कर रहे हैं। ये जैसे ही होगा, आप यूपीआई, वस्त्रो, इनकी बात कर रहे थे, उसको एक नया पुश मिल जाएगा हमारी प्रेसिडेंसी के साथ। अब यहाँ पर क्या है कि अभी आपने एक न्यूज कवर की कि रेड सी में केबल काट दिया, उसकी टाइमिंग लिमिट कर दी है। अभी आरबीआई इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए एक नए लेवल का लाइसेंस अप्लाई कर रहा था, उससे पहले इन्होंने काट दी ताकि आपका वो लाइसेंसिंग भी पीछे हो जाए। एक स्टेप, चूंकि आपका सारा प्रोसेस स्लो हो गया, इसलिए आपकी यूपीआई एक स्टेप बैक हो गई, वॉस्त्रो एक स्टेप बैक हो गया। आपके पास एक वार्निंग आ गई कि सुनो, डोंट गो अहेड, अदरवाइज हम सारे केबल काट देंगे। अब देखिए, केबल काटने का बहाना क्या दिया कि एक कॉमर्शियल शिप था, मैंने उसका नाम खोजने की कोशिश की, मुझे नेट पे कहीं नहीं मिला। तो ऐसा कौन सा कमर्शियल शिप होता है जो एंकर डाल करके चलता है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। एंकर डाल के तो शिप को रोका जाता है भाई साहब, चलेगा तो वो है ही नहीं, एंकर होता है इसीलिए। इससे पहले ये सारी कहानी हमने चाइना के केस में देखी थी, बाल्टिक सी में देखी थी, जहां पर उसने अंडर सी केबल काट दिए थे और वो भी जो है एंकर डाल करके शिप चला रहे थे। तो ये एक नई कहानी है। इल्जाम लगा दिया यमन पे, यमन के पास कैपेबिलिटी नहीं है। बहरहाल, जो हमने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में देखा था, स्पेशली अमेरिका में ट्रेन होकर के लोग वहां पे गए थे, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन उन्होंने ब्लास्ट की थी, और वही ट्रेन जनता को बाल्टिक सी और यहाँ पर यूज किया गया है। अब बाकी जो है यह कुछ भी है, इससे निकालने के लिए अब आपको ये बोला गया है कि थोड़ा हमको डिस्काउंट दो, डेयरी प्रोडक्ट पे थोड़ा हमको डिस्काउंट दो, और हार्ले डेविडसन जरूर आनी है भारत में। तो चक्कर क्या है, हार्ले डेविडसन एक लग्जरी आइटम है और वो सुपर लग्जरी आइटम बन जाता है टैरिफ के बाद।
तो अगर हम इसके ऊपर टैक्स कम कर देते हैं, टैरिफ कम कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 5 लाख, 10 लाख की बाइक्स बहुत ज़्यादा लोग नहीं खरीदते। अगर 10 लाख की बाइक है तो नॉर्मल पीपल प्रेफर कार, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छी मार्केट तो उसको मिल जाएगी और अमेरिका की ये कंपनी चल जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू पुश अ लिटिल मोर। और इसके लिए ये कहा जा रहा है कि एक टाइम फ्रेम है 60 डेज का, आ जाइए, साइन कर लीजिए। अब कहाँ आ जाइए? व्हाइट हाउस, यहाँ सेनेट वगैरह आने की जरूरत नहीं है। एक काम करिए मोदी जी, आप मेरे प्राइवेट रिजॉर्ट में आ जाइए, फ्लोरिडा में, मारे लागो उसका नाम है। मैं हिंदी में बोला तो मजेदार है, बट इट इज मारे लागो। एंड वहां पर आ जाइए, 1 to 1 बैठ के बात करते हैं। अब चूंकि ट्रम्प का रिजॉर्ट है, तो आपको एक अच्छी मतलब रेडियो साइलेंस मिलेगा। नोबडी विल बी रिकॉर्डिंग एंड ऑल दैट। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेडियो साइलेंस वहां आपको मिलेगा। तो काफी सारे डायरेक्शंस भी पूछ लिए जाएंगे कि प्रभु जनवरी में मिले थे, उसके बाद से अब हम क्या करिए, हमका पता ही नहीं है। तो बताते भी जाओ, एक दो चिट्टे साइन भी कर दो ताकि मेरी इज्जत बची रहे, मैं मिड टर्म इलेक्शन निकाल लूं। बाकी ऊंगा का तो आपने बैंड बजा ही दिया है, आपको वहां जाना ही नहीं है। एंड सेकेंड, टाइम इन रो, मतलब यूएन जनरल असेंबली, एससीओ में हमने एक चीज देखी क्या, अगर जहां मोदी जाते हैं वहां सिर्फ मोदी मोदी होते हैं, बाकी सारे मोदी चंद्रमा होते हैं, बाकी सितारे होते हैं। ओके, उंगा में जाते तो भी यही होता, मोदी चंद्रमा होते हैं, बाकी सितारे। उन्होंने कहा छोड़ो हटाओ, तुम लोग चमकलो में जाता नहीं। 2 साल नहीं हम्म। जाने के कारण अब क्या है, उंगा की वैल्यू खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा ना, मैं लाइन बड़ी खींच दे रहा हूँ, ब्रिक्स इज अ बिगर लाइन, G20 इज अ बिग लाइन, एससीओ को भी अच्छा बना देंगे, आसियान को रिवाइव कर देंगे, उंगा नहीं जाएंगे। या तो मेरी सुनो या मैं नहीं आऊंगा। ये होती है भारतीय राजनीति की नमक। और इसको एक्सेप्ट करते हुए अमेरिका उनको बुला रहा है कि ठीक है, आ जाइए, जो भी है सिलवटें हमारे रिश्ते में उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी क्रूड है, यस। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि नो बडी कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड अगर वो अमेरिका से ट्रेड नहीं करेंगे, और चूंकि आप अपने टर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं, देन यू आर लाइक अ वैम्पायर सकिंग आउट अमेरिकन ब्लड एंड दैट। ये वो लैंग्वेज है ईगो वाली, जबकि सबको मालूम है कि अमेरिका अब भारतीयों के बिना, भारतीय डायस्पोरा और भारत के बिना नहीं चल सकता। बट ईगो है कि जाती नहीं। एनीवेज, ये चीज आपको नवंबर तक सारी सॉर्ट आउट होकर के मिलेगी। ऑल द रिलेशंस वो हो जाएंगे। एस जयशंकर जी का अभी बयान आया है, उसमें उन्होंने इस चीज को बहुत ही सीरियस नोट पे कहा कि जो हमारे ट्रेड है उसमें नॉन ट्रेड फैक्टर्स और एलिमेंट्स जब आप डाल देते हैं तो वो ठीक नहीं होता। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनका चेहरा बता रहा था, ये जो रेड सी में केबल आपने काटा है, और जब मैं मीटिंग में था उस समय काटा है, ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग में था मैं, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है इन लोगों का, ठीक। मैं ब्रिक्स से वर्चुअल मीटिंग में हूँ, तुमने रेड सी का केबल काट दिया। तुम मुझे वार्निंग दे रहे हो, मैं तुम्हें डायरेक्ट वार्निंग दे रहा हूँ। ये नॉन स्टेट एक्टर्स और ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ये नहीं चलेंगे। मंजरी ये जी, वार्निंग जब मैंने हाँ। कल जब इस न्यूज़ को कवर किया था, बहुत लोगों ने लिखा सर ये तो सेंसेशनल न्यूज़ दे दी, ये तो कहीं मीडिया में है ही नहीं। जो चीज़ कल हमने शाम को बता दी वो आज शाम को मीडिया बोल रहा है। अगर आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक न्यूज़ दिया था कि जीई इंजन का डील भारत के साथ हो गया है, उनकी टीम भारत में आ गई है। दिसंबर से 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ वो इंजन्स भारत में बनेंगे जो 414 है। वो आज 5 दिन के बाद मीडिया को सुध-बुध आया है कि यार वो तो हमने कवर ही नहीं किया, ये सुमित जैन कवर कर गया। भाई मैं ये को क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग पहले कवर कर रहे हैं, कोई मैं रेस में नहीं हूँ। एनालिसिस है, दिस इज़ जस्ट प्योर एनालिसिस। इसके पीछे टाइम लगाना पड़ता है, डॉट्स को जोड़ना पड़ता है। आज मंजरी जी, मैं रियली इम्प्रेस था जैसे आपने कई चीज़ों को निकाला है कि जैसे फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ गया, क्यों किया है। जापान के प्रधानमंत्री को रिज़ाइन करवाया है, वहाँ पर पहली बार एक लेडी प्रधानमंत्री आने वाली है। ये मैं पहले बता रहा हूँ, अभी मीडिया में खबरें नहीं आई हैं, लेकिन जापान से जो खबर है, फर्स्ट टाइम इट माइट हैपन अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर। जैसे अमेरिका में कभी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बना,
तो वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर पहली बार आ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे नेपाल में आग लग गई, फ्रांस है, उधर जापान है, ये सारे नेशनलिस्ट, सो कॉल्ड नेशनलिस्ट है, इनकी रिजीम चेंज हो रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डीप स्टेट भारत के ऊपर भी लगा हुआ है, इसलिए राहुल गांधी को मलेशिया भेज दिया? लगा हुआ है। मलेशिया का वो जो आइलैंड है वो एस्पियोनाज के लिए जाना जाता है, और वहां पर इस तरह के लोग मिलते रहते हैं। इस समय एलेक्स सोलॉस भी वहां पर आया हुआ है। तो ये भाई साहब जाकिर नायक, एलेक्स सोलॉस, इन्हीं से मिलने गए हैं। अब इसके साथ में कुछ अनरिलेटेड न्यूज है, पर आप अगर देखेंगे तो रिलेशन है वहां पर। एक आया है कि एससी में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी एक संख्या तय की जा रही कि रिजर्वेशन होगा जजेस के, उसमें इतने जजेस एससी एसटीओ के, इतने माइनॉरिटी से हों। और यहाँ इस देश में माइनॉरिटी का मतलब केवल एक होता है, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी, राइट। अब आप जाकिर नायक से वहां मिल रहे हैं, एलेक्स सोरोस से वहां मिल रहे हैं, यहाँ माइनॉरिटी जजेस की बात हो रही है। दूसरी, आप वहां जाकिर नायक से मिल रहे हैं, यहाँ पर जो पुलिस है वो अभी जो ईद हुई थी इनकी एक और प्रकार की फ्राइडे को पिछले, उसमें फुल ड्रेस है, फुल यूनिफॉर्म है, और इस्लामी झंडा पकड़ के चल रहा है। आपने पहले देखा काशी में पुलिस वाला ऑरेंज दाढ़ी रख के जा रहा है, लेडी जो है वो बुर्का पहन के आ रही है। तो ये सारी चीजें आप एक वो देख रहे हैं कि ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के आते हैं पर अपना शरिया चलाने की कोशिश करते हैं। हरिद्वार का एक छोटा सा केस और बता दूं, वहां पर एक लड़की गई कि उसको एक लड़का परेशान कर रहा है, तो पुलिस वाला जो जिहादी था वो कोशिश कर रहा था कि कॉम्प्रो जाए। तो इस तरह की अगर आप ये देखिए, पुलिस विल बिहेव ऑन द लाइंस ऑफ शरिया एंड जजेस आल्सो बिहेव ऑन द लाइंस ऑफ शरिया। वकील तो ये खड़े कर लेते हैं, ठीक है, दैट थिंग इज ओपन। तो आपकी न्याय व्यवस्था कहाँ जाएगी? और ऐसी इसको कंसिडर कर रहा है। तो आप इस सिनिस्टर प्लान को बहुत डीपली देखिए तो काफी कुछ गहरी चालें हैं जो वहां पर राहुल गांधी चल रहा है। आ जाते हैं नेपाल पे थोड़ा सा। मनोज जी एक सेकेंड, आप मैं इसको हाँ, एक चीज़ ऐड करता हूँ आपके लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चाइना के अंदर एक रूल है कि मुसलमानों को चाइना में उतने राइट्स मिलेंगे जितने चाइनीज को मुसलमान कंट्री में मिलते हैं। काम खत्म। भारत ये काम क्यों नहीं कर सकता? देखिए, लोगों की मानसिकता पे ये काम डिपेंड करता है। चाइना में उतना ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं है। चाइना इज अ क्लोज सोसाइटी, वो कर पा रहा है। भारत में अभी ऐसा हो तो आधे से ज्यादा हिंदू उनकी तरफ चले जाएंगे, और जब आपकी 2/3 मेजोरिटी उनकी साइड है तो आप सोचते हैं आप इस तरह के रिफॉर्म इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? एडवोकेसी हम मुस्लिम राइट की हिंदू करते हैं, इसलिए आप नहीं वो कर पा रहे। अगर मुस्लिम राइट की एडवोकेसी मुस्लिम्स कर रहे होते तो आप ये बात कह सकते थे, पर अगर मुस्लिम राइट की एडवोकेसी हिंदू कर रहे हैं, आप ये बात नहीं कह सकते। आपको जनता को सुधारना है। प्रशासन हमारा इस समय ऐसा 370 हटा चुका है, राम मंदिर बना चुका है। आप समझिए संभल, ये भेट द्वारका का आइलैंड और चंडोला, ये एग्जाम्पल है आपके पास। प्रशासन आपका सशक्त है, लोग कमजोर हैं, और जो नियम आप बनाएंगे वो लोगों के लिए बनाएंगे, आप अपनी जनता के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ओके, ये नियम यहाँ पॉइंट इसलिए है। नहीं लगता। ठीक, जैसे ही जनता स्ट्रांग होगी अब देखिएगा, ये हमारे जो हुक्मरान हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमारी जनता उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब नेपाल पे चलते हैं। नेपाल में मतलब राजतंत्र का उदय हो रहा है, ठीक है, और कई मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया है ओली गवर्नमेंट से। चाइना ने हाथ पीछे खींच लिए हैं और ओली साहब का घर जला दिया गया है। तो अब उनको भी ये समझ में आ रहा, वो कुछ चीजें कह रहे थे भारत के खिलाफ करने के लिए, तो उनके जो COAS हैं वो पहले ही मना कर चुके थे। थोड़ी पुरानी न्यूज है ये, और अब उसके हाथ काफी हद तक बन चुके हैं। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि महाराज ज्ञानेंद्र के आने का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। और जैसे ही नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा, वैसे ही नेपाल की धरती के पे ऊपर जो इतने ज्यादा विदेशी इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा।
हमको एक शुद्ध सनातन संस्कृति का दर्शन मिलेगा वहां पर। अब आ जाते हैं जापान के ऊपर। जापान में प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, क्यों? जापान के डिफेंस के लिए वो डिफेंस बजट बढ़ाना चाह रहा है। अब हमको यहाँ देखना क्या है, दो ताकतें पीछे हैं। जापान अगर डिफेंस बजट बढ़ाएगा, चाइना को नुकसान है और यूएस को नुकसान है। यूएस को क्यों है? हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने के बाद जापान का डिफेंस अमेरिका ने टेक ओवर कर दिया था और तब से सरेंडर नहीं किया। और दूसरी तरफ वो साउथ कोरिया में बैठा है, इधर जापान में बैठा है, फिलीपींस में भी डिफेंस इज अंडर अमेरिका। दिस इज वाई वो साउथ पैसिफिक में उसकी प्रेजेंस है और इनके वहां पर बेसिस हैं। तो अब ऐसे में अगर जापानीज प्रधानमंत्री कहता है कि हमको डिफेंस बजट करीब 4 गुना कर देना है, that is the point he has to resign, because he is seeing a future confrontation in that area, जिसे अब हम इंडो पैसिफिक कहते हैं। तो दो देशों का दबाव है वहां पे, चीन का भी और यूएस का भी। और एक अच्छा रिफॉर्म, पॉजिटिव रिफॉर्म ना ला सकने के कारण, असमर्थ होने के कारण उन्होंने रिजाइन किया। यही सेम चीज हम फ्रांस में देखते हैं। फ्रांस एक समय फ्रेंच प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने गए थे, आपको याद होगा, और उसमें जो पिक्चर बोल रही थी वो बहुत साफ थी। एक बहुत लंबी टेबल थी, 10 फुट से ज्यादा की, उसके एक एंड पे पुतिन थे और एक एंड पे मैक्रोन थे। दैट वाज अ सिंबल दैट मैक्रोन, आई एम नॉट गोइंग टू टच यू विद अ 10 फुट पोल, स्टे अवे। ठीक, वरना आप देखते हैं ना चेयर्स बगल बगल होती है, और मोदी और पुतिन तो बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के ऐसे चल रहे थे जैसे पुराने जिंदड़ी यारों, और वहां पर 10 फुट की टेबल। ठीक है, एक वो मैसेज दिया गया। उसके बाद इनके यहाँ 6 प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया, कोई भी अपना टर्म पूरा नहीं किया। और इस बार भी कभी पेंशन के कारण, कभी रिटायरमेंट की 62 से 64 करने के कारण, और हाल फिलहाल जिन्होंने रिजाइन किया है उन्होंने इसलिए किया है कि वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट को जो मतलब ये जो लोहे का हाथी है गवर्नमेंट, उसके खर्चे कम हो जाए, उसको ब्रिंग डाउन किया जाए। नेचुरली उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनको रिजाइन करना पड़ा। और इसका ये मतलब, अच्छा, इसका रिजाइन करने का एक कारण और भी है। आप देखेंगे कि फ्रेंच कॉमनवेल्थ केवल ब्रिटिश नहीं होती है, यूएस की भी कॉमनवेल्थ है, फ्रांस की भी कॉमनवेल्थ है। तो ये वो एरिया है जहां पर फ्रेंच इन्फ्लुएंस आज भी है, और तरह तरह से, कहीं इकोनॉमिक है, कहीं पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस, तीनों में, कहीं इकोनॉमिक एंड डिफेंस है, कहीं केवल डिफेंस है। ये 3 स्टेजेस में होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया भर में फ्रेंच फुटप्रिंट्स है बहुत सारे। ये थैंक यू फॉर दिस मैप। और ये इस तरीके से जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, इनके ऊपर उनका कब्जा चलता रहता है। यहाँ से आई हुई अर्निंग से वो अपने देश को चलाते हैं। जब ये अर्निंग्स धीरे धीरे कम होने लगी तो उनको अपना डिफेंस बजट कम नहीं कर सकते, अपने बाकी गवर्नमेंट मशीनरी का बजट इनको कम करने पड़ेगा, जिसके लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि आदत तो वही आराम तलबी की है। सो द चेंज इज हार्ड टू ब्रिंग। आप किसी को ज्यादा पैसे की तो लत लगा सकते हैं, पर उससे कहें कि कम पैसे में ज्यादा काम कर लो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड यही चीज फ्रांस अभी फेस कर रहा है। चूंकि फ्रेंच कॉमनवेल्थ है, तो आप ये चीज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और यूएस कॉमनवेल्थ में देखेंगे, जहां रिफॉर्म किया लाने की कोशिश किया जाएगा, वहां पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जी, यानी कि हमने बात शुरू किया था कि मोदी जी को डीप स्टेट की तरफ से 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं पुतिन ने मुझे अभी भी अकल दी है कि मोदी और शी जिनपिंग से बात कैसे करनी है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर बोल दिया, मोदी जी आप एक काम कीजिए, नवंबर तक अब मेरे पास आ जाइए, मेरे घर पे बैठ के हम बात करेंगे और वहाँ पे जो बोलेंगे वो कर लेंगे। और आप तो चाहते थे कि चाइना को थोड़ा सा मिट्टी में प्लीत करना है, वो मैंने कर दिया है। वहाँ के लोग, चाइना के, मुझे नहीं मालूम चाइना कहाँ है मैप में, लेकिन चाइना के जो लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टियों को बेच कर पैसे इकट्ठे कर कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू कम टू इंडिया, कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वहाँ पर सामान भी बिकेगा और वहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये कोई सेंसेशन नहीं है, ये एक्चुअल न्यूज़ है। लेकिन मैं
कुछ रीजंस है जिसके कारण मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा नहीं सकता हूँ। मैंने मंजरी जी को दिखाया था सारा कुछ कि कैसे 12 करोड़ 13 करोड़ का जो मकान है बीजिंग में लोग बेचकर, क्योंकि उन्होंने रात को लगाना शुरू कर दिया कि मैं 8 करोड़ में देने को तैयार हूँ अगर कोई एक दिन में मुझे पैसे देने को तैयार है। आई एम रेडी टू सेल एट सच अ ह्यूज डिस्काउंट। और पिछले 5 साल से जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो बिल्कुल क्रैश डाउन हो रही हैं। ये सारा इसलिए हो रहा है बिकॉज उनको मालूम है कि जो ट्रम्प का जो ट्रेड टैरिफ है इसकी सुई और तेज़ होने वाली है चाइना के ऊपर। और इनके जो अभी पैसे मिल रहे हैं 8 करोड़, कल को 2 करोड़ भी मिलेगा नहीं। जो मैंने अभी अपने मकान बेचा है, दूसरी तरफ मैंने मकान लिया, वी ऑल्सो गॉट अ हैवी डिस्काउंट, तभी हमने वो मकान छोड़कर ये मकान ले लिया। सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग हेयर कि लोग चेंज करते जा रहे हैं अपने पुराने मकानों को नए मकान में बिकॉज डील्स बहुत अच्छी मिल रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो इशारा था वो हमेशा यही था कि मुझे चाइना की दादागिरी को ख़त्म करना है। डीप स्टेट चाहता है कि चाइना की दादागिरी को ख़त्म नहीं करना, मोदी जी की दादागिरी को ख़त्म करना है। उनको पता नहीं है ये सनातनी है, ये राहुल गंदगी नहीं है कि जो मत बोला तो साइन कर देगा। यस भाई बाप, हम करने को तैयार हैं। इसलिए डीप स्टेट ने राहुल गंदगी को मलेशिया में भेजा है सोरोस की पार्टी को मिलने के लिए कि किस तरह से भारत में आग लगाई जाए। अगर प्रशांत कपूर जी की जो वीडियो देखी होगी मेरे साथ, या बाकी की जो एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने सबने बोला था कि जब चंद्र ग्रहण लगेगा सितंबर में, जो अभी लगा है 2 दिन पहले, उसके बाद 40 दिन ये इतने दंगे कराएंगे भारत में कि आपकी आत्मा दहल जाएगी। अब आप समझते हैं, आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अमेरिका का डीप स्टेट, राहुल गंदगी, उधर मलेशिया का ट्रिप और इधर एस्ट्रोलॉजर्स चंद्र ग्रहण के बाद अब 40 दिन है भारी। ऊपर से ये वो दिन है जब हमारा दशहरा भी आएगा और दिवाली भी आएगी, और वहाँ पर ये गंद ना डालें, ऐसा हो नहीं सकता। ऊपर से आगे बिहार के इलेक्शंस हैं, उससे पहले भी इनको गंद डालना है। तो सारी कड़ियाँ जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कर रहे हैं, डीप स्टेट कुछ और कर रहा है, और डीप स्टेट का जो पालतू, आई डोंट नो विच जानवर का नाम लूँ, क्योंकि मैं कई बार मैंने डॉग का बोला, आपने बोला सर वो तो बड़ा वफादार होता है। आप राहुल गांधी को डॉग से कंपेयर मत कीजिए। मैंने कुत्ता वर्ड यूज़ किया, कहते सर बड़ा ये ना अप मार्केट वर्ड नहीं है, डॉगी ठीक रहता है। तो मैंने कहा डॉगी कहा था, उसके ऊपर भी आपने एतराज़ कर दिया। तो अब आप सुअर बोलें क्या बोलें मुझे नहीं मालूम, ये आप डिसाइड कर लीजिए। मंजरी जी आप कुछ बोलना चाहती थी? जी जी। चाइना के ऊपर जब बात हो रही थी तब मेरा यही पॉइंट था कि इट इज, ये भी हम लोगों ने पहले से बोल दिया था कि 4 साल में चाइना टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी और मनी से खाली हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने इजाजत दे दिया है 20% अगर आपको इन्वेस्ट करना है भारत में तो आप बिना पूछे आ जाइए। नाउ दोज हु हैव मनी एंड दोज हु वांट स्टेबिलिटी वांट टू कम टू इंडिया, एंड दिस प्रोसेस हैज स्टार्टेड। और कंपैरिजन आज मैंने काफी हद तक किया था चाइनीज टेक्नोलॉजी और भारतीय टेक्नोलॉजी को, और उसमें एक ही बात सामने आई जो यूएस और रशिया की टेक्नोलॉजी में आती है। यूएस अपनी हर टेक्नोलॉजी का एडवर्टीजमेंट करता है, नतीजा ये है कि उसकी कार्ड सबके पास होती है। 3 साल से नेटो में यूएस की रशियन टेक को हरा नहीं पा रही है, और इसका कारण है रशिया में जो टेक्नोलॉजी थी, रशिया ने उसका कभी भी प्रदर्शन नहीं किया, व्हाट इज देयर कैपेबिलिटी, जबकि यूएस ने इतना प्रदर्शन किया कि उनको हराना आसान हो गया। वही गलती चाइना कर रहा है, उसके पास एक छोटी सी चीज आती है और वो विश्व के मंच पे जो ताश के पत्ते बिछा देता है, एंड दैट इज व्हेन सम पीपल गो टू वर्क, और उस चाइनीज टेक्नोलॉजी की कार्ड तैयार करके वो चुपचाप बैठ जाते हैं। ओके बादशाह, व्हाट नेक्स्ट? जी महेंद्र जी, एक खुशखबरी दे रहा हूँ। आज ही मैंने 2 कंपनीज का जो डाटा है इंडियन कंपनीज का शेयर किया है। वी आर वर्किंग ऑन जॉइंट वेंचर्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया। जो भारत की कंपनी हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनके साथ यहाँ पे टाइप्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि चाइनीज़ यहाँ से भाग रहे हैं। पैसा इनके पास है, टेक्नोलॉजी इनके पास है। दे जस्ट वॉन्ट टू गो टू अ सेफर कंट्री, सेफर नॉट फॉर लिविंग बट वेयर देयर मनी इज सेफ। और चाइनीज़ को मालूम है कि भारत ही फ्यूचर है। अमेरिका अगले 4 साल में इनकी वाट लगा के रखेगा। जितनी जल्दी ये यहाँ से निकले उतना ही इनके लिए अच्छा है। तो ये जो फ्लो ऑफ मनी है, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो शुरू हो रहा है, एंड ये और तेज़ी से भारत की तरफ आएगा। सो एनीबडी हु वांट्स टू रियली ग्रो, दिस इज द टाइम टू टाई अप विद जापानीज, साउथ कोरियंस एंड चाइनीज कंपनीज। दिस इज द टाइम। अमेरिका को भूल जाओ यार, वो अपना पा जाएंगे, आना होगा आ जाएंगे। देयर इज नॉट द फ्यूचर, फ्यूचर इज एशिया, एंड दिस इज वेयर एशियन कंपनीज आर कमिंग टुगेदर। एससीओ में हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है। आगे आगे देखिए ये स्पीड और तेज होगा। महेंद्र जी, आज ये था कि मोदी जी को डीप स्टेट सरेंडर कराने की बात कर रहा है, और
डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के सामने सरेंडर कर गया है। इसको बोलते हैं एक्चुअल न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।